जैविक प्रक्रियाएं के विज्ञान की इस पाठ्यक्रम में दो भाग हैं, जिसमें पहला भाग हम लोग आज अध्ययन करेंगे पोषण, परिवहन, श्वसन, उत्सर्जन। तो ये सजीवों के मूलभूत लक्षण हैं। अगर ये सभी क्रियाएं संपन्न होता है तो वो सजीव है। अगर ये पोषण, परिवहन, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन और नियंत्रण ये सब प्रक्रियाएं नहीं हो रहा है तो वो सजीव नहीं कहलाता, वो निर्जीव कहलाता है। और ये सभी सजीवों में होता है प्रक्रियाएं, इसलिए इसको बोलते हैं जैविक प्रक्रियाएं। और हम सभी जानते हैं कि कोई भी प्रक्रिया के संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और सजीवों को उसके लिए ऊर्जा चाहिए, और वो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन ग्रहण करते हैं। तो हम ये भी जानते हैं कि जो सभी सजीव है वो एक ही स्रोत से ऊर्जा प्राप्त नहीं करते। खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल में हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन किए थे ऊर्जा का प्रवाह, कि खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होते हैं। आप लोग को याद होगा कि प्रथम पोषण स्तर, द्वितीय पोषण स्तर, तृतीय पोषण स्तर, उसमें हम लोग अध्ययन किए कि वो जितने भी खाद्य श्रृंखला है, जितने भी खाद्य जाल है, उन सभी की शुरुआत हमेशा पेड़ पौधों से ही होते हैं। अर्थात पेड़ पौधे ही पूरे खाद्य श्रृंखला के लिए भोजन के स्रोत है। क्योंकि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा सौर ऊर्जा की उपस्थिति में सौर ऊर्जा को कार्बनिक पदार्थ के रूप में संचित करते हैं। और इसलिए उसको बोला जाता है उत्पादक। क्यों? मतलब वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उसको उत्पादक कहा जाता है। और हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि जितने भी अन्य जीव हैं जो अपना भोजन दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं उसे बोलते हैं उपभोक्ता। तो जीव जगत में जितने भी उपभोक्ता है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों पर ही निर्भर है। तो उत्पादक और उपभोक्ता दोनों तो सजीव है, तो दोनों के सजीव है तो दोनों की जैविक प्रक्रियाओं में समानता है। लेकिन समानता होने के साथ साथ कुछ अंतर भी है, जो मूलभूत अंतर है, बुनियादी अंतर कहलाते हैं। जैसे पोषण की प्रक्रिया में है, जैसे अधिकांश पौधों के पोषण का पहला चरण कुछ सरल पदार्थों से शुरू होता है, कुछ सामान्य पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी। आप लोग जानते होंगे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए रहता है, पानी रहता है, और उसके बाद सौर ऊर्जा के द्वारा ये क्रिया संपन्न होता है और कार्बनिक पदार्थ बनते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, मंड आदि। लेकिन इसके विपरीत जो उपभोक्ता है, जो जंतु है, उसके जो पोषण का पहला चरण है वो जटिल पदार्थों से होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जटिल अणु है। तो इस प्रकार जो उत्पादक है और उपभोक्ता है उसके पोषण की प्रक्रिया में बुनियादी अंतर है। तो ये सब जैविक प्रक्रियाओं को संपन्न करने के लिए जीवों में विशेष अंग तंत्र पाए जाते हैं। तो इन्हीं अंग तंत्रों की व्यवस्था के बारे में हम लोग इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। तो आगे है अंग तंत्रों का विकास, और इसके अंतर्गत हम लोग कक्षा नवम में अध्ययन कर चुके हैं। कक्षा नवीं में हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि कोशिकाओं के सतही क्षेत्रफल और उसके जो आयतन का अनुपात है वो अगर कम है, कोशिकाओं के सतही क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात अगर कम है तो जो जीव है उसके जीने की संभावना बहुत कम हो जाता है, क्योंकि उसके कोशिकाओं के अंदर जो क्रियाएं होते रहते हैं, जो गति होते रहते हैं, वो गति धीमी पड़ जाती है। और जितनी ज़्यादा इसके आयतन हो, क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात जितना अधिक होगा उतना ही उसके अंदर जो गति है वो तीव्र गति से होता है। जो कोशिकाओं के अंदर जो क्रियाओं की गति है वो तीव्र गति से होता है। तो कोशिका है उसके जीने की संभावना, मतलब जीवित प्रक्रिया करने की संभावना अधिक रहता है। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं ग्राफ के माध्यम से कि कोशिका की लंबाई व सतही क्षेत्रफल का अनुपात y अक्षम दिया गया है, और कोशिका का व्यास, कोशिका के व्यास मतलब कोशिका की लंबाई x अक्षम दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जैसे जैसे कोशिका का लंबाई बढ़ता है, जैसे जैसे कोशिका का लंबाई बढ़ रहा है, यहाँ पे ऐसे कोशिका का लंबाई बढ़ रहा है तो इसके जो क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात है वो घट रहा है।
तो देखो यहाँ पे कोशिका को अगर मैं बड़ा करता हूँ, कोशिका को अगर हम सब बड़े कर दें, उसके आकार को बढ़ा दें, तो जो आयतन और जो क्षेत्रफल और आयतन है उसका अनुपात घट जाता है। और जैसे ही क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात घटा तो मैं बताया कि उस कोशिका में जैविक क्रियाओं की गति क्या हो जाएगा, धीमा, क्योंकि उसको इस स्थिति में जीवित रहने के लिए अत्यधिक संसाधनों की आवश्यकता होगी। तो कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में संसाधन मिल सकता है या नहीं मिल सकता, ये तो गारंटी नहीं है। तो यहाँ पे कोशिकाओं के जीवित रहने के लिए जरूरी है कि उसके क्षेत्रफल आयतन का अनुपात हमेशा अधिक रहे। और ये अधिक कब रहेगा, जब कोशिका के आकार छोटा रहेगा। आकार मतलब व्यास। तो यहाँ पे जैसे जैसे कोशिका का व्यास बढ़ते जाता है वैसे वैसे इसके जो आयतन है वो क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात है वो कम होते जाता है। और जैसे जैसे क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात कम होगा तो कोशिकाओं के जीवित रहने की संभावना भी कम हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि कोशिका का आकार छोटा ही हो। ठीक है, तो सवाल भी आ सकता है कि कोशिकाओं का आकार हमेशा छोटा ही क्यों होता है। तो कोशिकाओं का आकार छोटा रहेगा तभी उसके अंदर जैविक प्रक्रियाएं, जो जैविक क्रियाओं की गति है वो तीव्र गति से हो सकता है, नहीं तो तीव्र गति से नहीं हो पाएगा। अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, अधिक संसाधनों की आवश्यकता होगी जो सभी कोशिकाओं तक पहुंच सके, ये संभव नहीं है। और आगे हम लोग देख चुके हैं कि कोशिका छोटे रहते हैं, जैसे बहुकोश की जीवों में कोशिका छोटे तो है लेकिन बहुत सारे कोशिका रहते हैं, जिसको बोलते हैं बहुकोश की। तो बहुत सारे कोशिका रहते हैं तो सभी कोशिकाओं तक संसाधनों की पहुंच बने, इसके लिए उस जीवों के शरीर में बहुत से प्रक्रियाएं होती हैं, बहुत से अनुकूलताएं पाए जाते हैं, जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे अभी। बहुकोश की जीवों में बहुत से अनुकूलताएं होती हैं, उसके कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में संसाधन मिल सके, उसका उपयोग हो सके, जिससे वे सभी कोशिकाएं कुशलतापूर्वक और तेजी से कार्य कर सके। इसके लिए कुछ विशेष व्यवस्थाएं होती हैं। जैसे पहला व्यवस्था है कि उसके शारीरिक संरचनाओं के सतह परत दर परत मुड़ने या वलयित होने से अवशोषण के लिए अतिरिक्त क्षेत्र बढ़ जाते हैं। परत दर पर मुड़ने या वलित होने से, इसके लिए आप लोग समझ सकते हो कि सिलवटें पड़ना, जैसे कपड़े पे सिलवटें पड़ जाती हैं, तो उसको हम लोग इस अध्याय में समझ सकते हैं कि परत दर परत मुड़ने से वलित होने से जो सतह कम है, जगह कम है, उसके क्षेत्रफल बढ़ जाता है, सतह का क्षेत्रफल। इससे अवशोषण के लिए अधिक क्षेत्र बढ़ जाता है। दूसरा ये है कि कोई तरल पदार्थ होता है, जिस तरल पदार्थ से शरीर में कोई भी पदार्थ का जो स्थानांतरण है, जो आवागमन है, वो तेजी से हो सकता है। तीसरा ये है कि शरीर में बहुत सारे अंग है और बहुत सारे अस्थि भी है, बहुत सारे जोड़ है, तो इन सभी के घर्षण को कम करने के लिए लसलसे पदार्थ जैसे श्लेष्मा का स्त्राव होता है, जिससे नमीयुक्त सतह बना रहता है। रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए शरीर में अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं। तो ये सब व्यवस्थाएं होती हैं जो शरीर में चलने वाले बहुत सारे अंग तंत्र जिसमें परिजैविक प्रक्रियाएं होते रहते हैं, उन सभी प्रक्रियाओं को सरल बनाते हैं। तो पौधों में भी प्रकाश संश्लेषण, परिवहन आदि संबंधित तंत्र तथा हमारे शरीर में पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, लसिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र आदि बहुत सारे नजर आते हैं, जिसमें ये सब जो विशेषताएं हैं वो दिखाई देते हैं। तो आगे हम लोग इसके बारे में अध्ययन करते जाएंगे। मनुष्य में जैविक प्रक्रियाओं के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं पोषण के बारे में। तो पोषण में सबसे पहला अध्ययन हम लोग करते हैं पाचन की प्रक्रिया के बारे में। तो पाचन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अंग पाचन तंत्र में सहयोग प्रदान करते हैं, जो मुंह, अमाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, मलद्वार आदि है, जिसमें कई पाचक रस भी मिलते हैं। इस पाचक रसों को मिलाते हैं यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय आदि। तो हम सब इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो भोजन हमें क्यों आवश्यक है? तो सबसे पहला जवाब यही है कि भोजन से हमें ऊर्जा मिलता है। और भोजन से ऊर्जा मिलता तो है, लेकिन और भोजन की आवश्यकता क्यों है? तो भोजन नहीं मिलेगा तो हमारा शरीर वृद्धि नहीं कर सकता। तो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, मरम्मत के लिए, अगर शरीर में कहीं टूट फूट हो गया तो उसके मरम्मत के लिए, और साथ ही साथ शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और इस सभी ऊर्जा की आवश्यकता हमें किससे मिलता है? भोजन से। तो जो ऊर्जा है वो भोजन के अवयवों से प्राप्त होता है। भोजन के अवयव बहुत सारे हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के अपघटन से हमें मिलता है ऊर्जा।
तो ऊर्जा के अलावा और कई पदार्थों की ज़रूरत भी हमारे शरीर को होता है। वो पदार्थ जैसे खनिज, लवण, पानी, विटामिन आदि, ये सभी भी हमें भोजन से ही प्राप्त होते हैं। तो जब हमारे शरीर में पाचन होता है तो पाचन की प्रक्रिया द्वारा इन सभी की मात्रा रक्त में रहता है, मतलब रक्त में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, पानी, विटामिन, ये सब एक निश्चित मात्रा में रहते हैं। और शरीर के जो अलग अलग कोशिकाएं जो विशेष कार्यों को करते रहते हैं, उन कोशिकाओं तक इसकी आपूर्ति किया जाता है। तो भोज्य पदार्थों की उपस्थिति में एक पदार्थ है ग्लूकोज, जो एक कार्बोहाइड्रेट शर्करा है। इसकी जरूरत सभी कोशिकाओं को होता है। जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाता है, निश्चित मात्रा से कम हो जाता है, तो इसकी सूचना मस्तिष्क तक जाता है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हो गया है करके। तो मस्तिष्क तुरंत अमाशय की दीवार को सूचना भेजता है और अमाशय की दीवार में संकुचन होता है। संकुचन होता है जिससे हमें भूख लगता है। तभी हम लोग बोलते हैं कि पेट में दर्द हो रहा है, भाई थोड़ा भूख लग रहा है, ऐसे करके। तो भूख लगने का कारण यही है कि जैसे ही हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम होता है, निश्चित मात्रा से कम हो जाता है ग्लूकोज, तो उसकी सूचना हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है और मस्तिष्क तुरंत सूचना भेजता है हमारे अमाशय तक, और अमाशय की दीवारों में संकुचन होता है जिससे हमें भूख लगता है। तो ये पोषण की शुरुआत है। तो पाचन की क्रिया के अध्ययन से हम लोग समझ सकते हैं कि पाचन में ये सब अंग भाग लेते हैं, ये सभी अंग तंत्र भाग लेते हैं। तो एक यहाँ पे मुंह से ग्रसिका, ग्रसिका से आमाशय, आमाशय से छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद मल द्वार। तो ये जो प्रक्रिया है ये एक नली में संपन्न होता है। ये मुंह से शुरू होता है नली, जो समाप्त होता है मल द्वार से। इस नली को बोलते हैं आहार नली। इसी आहार नली में जो भोजन है उसका पाचन होते हैं, और इसी आहार नली में कई पाचक रस भी आके मिलते हैं जिससे भोजन के पाचन में सहायता मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ी नली है जिसको बोलते हैं आहार नली। तो आहार नली से जो जुड़ी हुई ग्रंथियाँ हैं जैसे यकृत, अग्नाशय आदि, ये इसमें पाचक रस को स्थापित करते हैं जिससे पाचन की क्रिया सुचारू रूप से संपन्न होते हैं। ठीक है। तो पाचन की प्रक्रिया में जो भोजन के जो जटिल बड़े अणु होते हैं उसके वो सरल अणुओं में बदलते हैं, इसी क्रिया को बोलते हैं पाचन। तो पाचन की प्रक्रिया के बारे में आगे अध्ययन करते हैं हम लोग। तो पाचन की प्रक्रिया में सबसे पहले हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं मुंह में और उसको चबाते हैं। तो जब भोजन को मुंह में चबाते हैं तो उसमें आके लार मिल जाते हैं और लार मिलकर भोजन को लसलसा बना देते हैं। अब लार का सिर्फ काम ये नहीं है कि भोजन को लसलसा बनाना, लार का कार्य है पाचन की क्रिया को शुरू करना। तो जो पाचन क्रिया है वो जब भोजन को हम लोग मुंह में ग्रहण करते हैं वहीं से शुरू हो जाता है। तो लार में कई एंजाइम्स रहते हैं जैसे एमाइलेज आदि, जो भोजन के कार्बोहाइड्रेट से क्रिया कर लेता है। भोजन के कार्बोहाइड्रेट से क्रिया करते हैं, जो स्टार्च है कार्बोहाइड्रेट होता है उससे क्रिया करते हैं और उसको पाचन क्रिया में सहायता करते हैं। मतलब जो बड़े अणु हैं उसका विघटन शुरू हो जाते हैं मुंह से ही। आप लोग इसके लिए कई क्रियाकलाप है और प्रैक्टिकल करोगे भी, स्कूल में प्रयोग करोगे ही। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखे होंगे कि साधारण से मैं परिभाषा बताता हूँ कि कोई चीज़ को अगर हम लोग खाते हैं तो शुरू में क्या लगता है, वो स्वादहीन लगता है। जैसे आप लोग चिवड़ा या पोहा खाए होंगे, शुरुआत में वो कैसा लगता है, स्वादहीन लगता है, लेकिन जैसे जैसे खाते जाते हैं मीठा लगने शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्च है उसके साथ हमारे जो लार है वो क्रिया कर देता है, तो उसके पाचन क्रिया संपन्न हो जाते हैं, कोई अन्य पदार्थ बनना शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं कि जो पाचन की क्रिया है वो हमारे मुंह से शुरू हो रहा है, क्योंकि मुंह में क्या पाए जाते हैं, लार ग्रंथियाँ। ये लार ग्रंथियाँ लार का स्त्राव करते हैं जो हमारे भोजन में मिल जाते हैं और पाचन की क्रिया को शुरू करते हैं। तो ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाए जाते हैं मुंह में। वैसे भी पाचन क्रिया आप लोग ढूंढोगे तो बहुत सारे इसके वीडियो मिल जाएंगे जिसको विस्तार से आप लोग अध्ययन कर सकते हो, लेकिन अब पाठ्य पुस्तक के हिसाब से इसका उत्तर तो लिखना ही पड़ेगा, तो इसलिए पाठ्य पुस्तक को भी पढ़ना जरूरी है। तो जो पाचन की क्रिया होते हैं उसको सुचारू रूप से करने के लिए आवश्यक है एंजाइम, और एंजाइम हमें मिलता है कई ग्रंथियों से। तो एंजाइम क्या है, ये बहुत सारा सवाल आया होगा। तो एंजाइम अधिकांश क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। और शरीर की एक कोशिका में एक से अधिक प्रकार के एंजाइम भी पाए जाते हैं जो हमारे शरीर में अपघटन या संश्लेषण की प्रक्रिया होते हैं उसको गति प्रदान करते हैं। तो एंजाइम के कुछ विशेष लक्षण होते हैं। उदाहरण के लिए हम आमाशय में पाया जाने वाला पेप्सिन है,
जो अमाशय द्वारा स्रावित होता है पेप्सिन, और ये प्रति घंटा अपने वजन से 50 गुना प्रोटीन को पचा देता है। प्रोटीन को पचा देता है मतलब उसको सरल अणुओं में तोड़ देता है। तो कोशिका से स्रावित होने वाला एंजाइम ज़्यादा करके जैविक प्रक्रियाओं को संपन्न करते हैं। तो ये एंजाइम आहार नली में आते हैं और भोजन के पाचन में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। अब आगे देखते हैं पाचन तंत्र के कार्य। तो जैसे हम भोजन को मुंह में ग्रहण करते हैं तो मुंह में उसको बारीक पीस दिया जाता है और उसमें लार ग्रंथि मिल जाते हैं। इसका अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। साथ ही साथ हम लोग अध्ययन कर चुके हैं कि भोजन का पाचन मुंह में ही शुरू हो जाते हैं। अब भोजन आगे बढ़ेगा तो आप लोग सोचे होंगे कि भोजन अपने आप अंदर क्यों चले जाते हैं शरीर के, हम लोग तो धक्का दे नहीं रहे हैं। तो वो अपने आप चले जाते हैं क्योंकि जो आहार नली है उसकी दीवार बहुत चिकना होता है। क्यों चिकना होता है? एक तो वलित रहता है, वलित मतलब सिलवटेदार रहता है, दूसरा चिकना होता है। तो चिकना होता क्यों है? क्योंकि उसके दीवार से हमेशा श्लेष्मा का स्त्राव होते रहता है। श्लेष्मा म्यूकस जो उसकी दीवार को चिकना बनाते हैं। साथ ही साथ जो आहार नली है उसकी मांसपेशियों में क्रमशः संकुचन मतलब सिकुड़ना और फैलाव होते रहता है। क्रमशः सिकुड़ते रहते हैं, फैलते रहते हैं। इस क्रिया को बोलते हैं क्रमानुकुंचन। याद रखना भाई, क्रमानुकुंचन परीक्षा में आते रहते हैं। तो क्रमानुकुंचन द्वारा ही भोजन आगे बढ़ते रहते हैं। साथ ही साथ गले में, अमाशय में और छोटी आंत के सिरों में। तो चित्र में हम लोग देखे हैं गले, अमाशय और छोटी आंत, इसके जो सिरे हैं मतलब शुरू है, जो शुरुआत जहाँ से होता है वहाँ बाल पाए जाते हैं। तो वाल्व पाया जाता है तो इसका फायदा होता है कि भोजन की निश्चित मात्रा ही आहार नली में आगे बढ़ेगा। अगर वो निश्चित मात्रा से अधिक है तो आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि वाल्व पाया जाता है। और भोजन मुंह से ग्रसनी में होता हुआ एक लंबी नलिका में पहुंच जाता है। लंबी नलिका को बोल दिया जाता है ग्रसिका। ग्रसिका के द्वारा भोजन पहुंचता है अमाशय में। ठीक है। तो अमाशय के भित्तियों में कई प्रकार की ग्रंथियों के स्त्राव होता है, ग्रंथियों से स्त्राव होता है। तो मुख्य रूप से उसमें पाए जाते हैं एंजाइम पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं। तो पूछ सकते हैं सवाल में कि अमाशय में कौन कौन से ग्रंथियों का स्त्राव होते रहते हैं, कौन कौन से एंजाइम का स्त्राव होते रहते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ लो कि ग्रंथियों से ही एंजाइम का स्त्राव होता है। तो कौन कौन से एंजाइम? पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है। तो अमाशय में किसका पाचन होता है? प्रोटीन का। तो चित्र में देख सकते हैं कि सबसे पहले भोजन कहाँ ग्रहण किए हम लोग? मुंह में। मुंह के बाद कहाँ आया? ग्रसिका। ग्रसिका के बाद भोजन आता है अमाशय में। तो यहाँ पे अमाशय के सिरे पर भी एक द्वार पाया जाएगा। तो अमाशय में जाता है तो भोजन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आके मिल जाते हैं और साथ ही साथ अमाशय में रहता है पेप्सिन रहता है, वो भोजन में जाके मिल जाते हैं। और भोजन में जो हम लोग ग्रहण किए रहते हैं प्रोटीन, उसके पाचन की क्रिया को संपन्न करते हैं। अमाशय में इन सभी पदार्थों के मिलने से जो भोजन है वो गाढ़े द्रव जैसे हो जाते हैं। ठीक है। तो अमाशय में यहाँ पे एक सवाल पूछते हैं कि अमाशय में HCl अम्ल का क्या कार्य है? अमाशय में स्थापित होने वाले HCl का कार्य क्या है? तो यहाँ पे अमाशय में स्थापित होने वाले HCl के कार्य है मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य है कि ये भोजन के पाचन में सहायता करता है। साथ ही साथ भोजन को सड़ने से बचाता है और भोजन के जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उसको भी ये मार देता है। तो इस प्रकार ये HCl का कार्य हो गया। अब भोजन अमाशय में गाढ़े जैसा हो गया, अब गाढ़े द्रव जैसा हो गया है तो ये इसके बाद जाता है छोटी आंत में। तो चित्र में हम लोग छोटी आंत देखे हैं। छोटी आंत के आहार नली का सबसे लंबा भाग है भाई। छोटी आंत आहार नली का सबसे लंबा भाग है। आप लोग अपने हाइट कितना है उसको सोच सकते हो। अब आप लोग के हाइट से भी बड़ा है कौन? आहार नली के छोटी आंत। सोचो, छोटी आंत का साइज होता है 20 फीट, लेकिन छोटी आंत क्या है? टेढ़ा मेढ़ा संकुचित रहता है, मुड़ी हुए रहता है, तो हमारे शरीर में आ जाता है। तो यकृत और अग्नाशय आहार नली से जुड़ी पाचक ग्रंथियां हैं जो छोटी आंत में पाचक रस को स्त्रावित कर देते हैं नलियों के द्वारा। तो अग्नाशय से स्त्रावित पाचक रस में उपस्थित एक पदार्थ है जो है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट छोटी आंत के जो माध्यम है उसको क्षारीय कर देते हैं। क्योंकि इससे पहले भोजन कहाँ था? अमाशय में। अमाशय के बाद कहाँ आया है? छोटी आंत में। तो जब अमाशय में था तब उसमें क्या मिला?
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला था तो भोजन कैसा हो गया था, अम्लीय। अब उसके माध्यम को क्या करना है, क्षारीय, क्योंकि अम्लीय माध्यम में कई एंजाइम क्रियाशील नहीं हो पाते। इसलिए जैसे ही छोटी आंत में आता है तो छोटी आंत में अग्नाशय से सोडियम बाइकार्बोनेट स्रावित होता है। तो ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये छोटी आंत के जो माध्यम है उसको क्षारीय कर देते हैं। तो इस क्षारीय माध्यम में कई प्रकार के जो पाचक रस है, एंजाइम है, वो क्रियाशील हो जाते हैं और क्रियाशील होकर कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के पाचन की प्रक्रिया को पूर्ण कर देते हैं। तो आहार नली में कई प्रकार के पदार्थों का स्राव होता है जो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो सभी के अपने अपने काम हैं। और साथ ही साथ हम लोग को ये जानकर भी आश्चर्य होगा कि कुछ सूक्ष्म जीव भी होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव भी होते हैं जो हमारे शरीर के पाचन क्रिया को संपन्न करने में हमें सहयोग देते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सभी सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक नहीं होते। तो अग्नाशय के द्वारा 3 प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। तो अगर पाचन संबंधित कोई भी ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाएगा तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि एमाइलेज किसका पाचन करता है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, लाइपेज किसका पाचन करता है करके। तो एमाइलेज पाचन करता है कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट के जो बड़े अणु होते हैं जिसको हम लोग मंड के रूप में ग्रहण किए, उसको वो सरल कार्बोहाइड्रेट बदल देते हैं, जैसे ग्लूकोज में। क्योंकि जो मंड है उसको हमारे शरीर की कोशिकाएं ग्रहण नहीं कर सकता, वो बहुत बड़े अणु हैं, तो उसको बदल देता है वो सरल कार्बोहाइड्रेट में, जैसे ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज को हमारे शरीर की कोशिकाएं ग्रहण कर सकता है। तो ये जो क्रिया है ग्रहण करने की कोशिकाओं के द्वारा, ये कहलाता है स्वांगीकरण, जो आगे हम लोग अध्ययन करेंगे। और दूसरा हमारा एंजाइम है ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। तो प्रोटीन के जो बड़े अणु होते हैं उसको अमीनो अम्ल में बदल देते हैं। उसके बाद आता है लाइपेज। लाइपेज पाचन करता है वसा का, वसा के बड़े अणुओं को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। वैसे ही ये तो हो गया अग्नाशय के द्वारा स्रावित होने वाला पदार्थ। यकृत के द्वारा भी पदार्थ का स्राव होते हैं, पाचक रस का स्राव होते हैं एंजाइम का, जो कहलाता है पित्त या बाइल। तो ये छोटी आंत में पहुंचता है। कौन पहुंचता है छोटी आंत में? पित्त, जिसका स्राव कौन किया? यकृत। तो छोटी आंत में वसा की जो बड़ी बड़ी गुलिकाएं होते हैं वो पित्त के द्वारा छोटी छोटी गुलिकाओं में टूट जाता है, और छोटी छोटी गुलिकाओं में टूटते हैं तो इस पर लाइपेज एंजाइम का प्रभाव बढ़ जाता है और वसा का फिर से क्या हो जाता है? पाचन हो जाता है। तो ये जो क्रिया है ये कहलाता है इमल्सीकरण। तो इमल्सीकरण किसे कहते हैं ऐसे पूछ सकते हैं, तो आप लोग बताना कि यकृत द्वारा स्रावित होने वाले पित्तरस छोटी आंत में वसा के बड़ी गुलिकाओं को छोटी गुलिकाओं में तोड़ देता है। इस क्रिया को बोलते हैं इमल्सीकरण। अब छोटी आंत में जो भोजन पच गया उसका अवशोषण होता है। मतलब जो भोज्य पदार्थ है, पोषक तत्व था, उसके जो बड़े अणु थे वो छोटे अणुओं में टूट गया, अब उसका अवशोषण होगा। तो जो छोटी आंत के जो दीवारें हैं उसकी जो आंतरिक सतह है वो मुड़ी हुई होती है। इन मुड़ी हुई संरचनाओं को बोलते हैं दीर्घरोम विलयी बोलते हैं। ठीक है। तो जो छोटी आंत की दीवारें हैं, आंतरिक सतह है, वो मुड़ी हुई होती हैं, जिनके मुड़ी हुई संरचनाओं को बोलते हैं दीर्घरोम। इस दीर्घरोम के द्वारा भोजन के अवयवों के अवशोषण के लिए अधिक स्थान प्राप्त होता है, मतलब विस्तृत सतह उपलब्ध होते हैं, जिससे भोजन के जो पचे हुए भोजन उसका अवशोषण होते हैं। और पचा हुआ भोजन अवशोषित हो गया तो अवशोषित होने के बाद रक्त परिवहन तंत्र की जो महीन रक्त वाहिनी है उसके द्वारा और लसिका वाहिनियों में चला जाता है। मतलब जो भोजन का अवशोषण हुआ वो रक्त वाहिनी और लसिका वाहिनियों में चला जाते हैं, और ये जो रक्त वाहिनी, लसिका वाहिनी, वो उसको कहाँ पहुँचाएंगे? कोशिकाओं के पास। तो छोटी आंत में जल की कुछ मात्रा भी अवशोषित होती है। ठीक है। इसके बाद जिन पदार्थों का अवशोषण छोटी आंत में नहीं हो पाता है उसका अवशोषण बड़ी आंत में पहुँचने पर होता है। ठीक है ना। तो भोजन अब आगे कहाँ पहुँचेगा? जो बच गया है वो बड़ी आंत में। बड़ी आंत में पहुँचते हैं तो उसका फिर से अवशोषण होता है, और अधिकांश जल का अवशोषण कहाँ हो जाते हैं? बड़ी आंत में। इसके बाद जो अपचित भोजन है या जो इसका उपयोग नहीं हो सकता उसको बोलते हैं अपशिष्ट पदार्थ, मल। तो मल और कुछ गैस से मल द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है।